नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं राजेश कुमार सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में। आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको हम याद दिला रहे हैं 21 मार्च 2026 जो कि है दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई। राजेश जी भी उसमें होंगे। आप तो मुंबई के ही हैं तो हाँ जी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 31 जनवरी तक। तो आप शीघ्र जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहां पर आपको दिखेंगे एक लिंक, उसको लिंक को क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो स्वागत है राजेश जी आपका। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय हुआ है जिसमें यूजीसी रेगुलेशंस जिस प्रकार से लागू किए गए हैं और उसमें मैं तो कम से कम मल्टीपल लेवल पे फेलियर्स देख रहा हूँ। जी। और मल्टीपल लेवल का मतलब है कि एक पॉलिटिकल फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और लीगल फेलियर। जी। सरकार जो है ये तीनों मुद्दों पे यहाँ चित है। जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए संजय जी, मेरे लिए बहुत पहले मैंने एक ऐसी वीडियो बनाया था, कभी मन में आता है तो मैं भी बना लेता हूँ आप लोगों की तरह। एक खुल्लम खुल्ला न्यूज़ व्यूज़ और रिव्यूज़ करके है, तो उसमें कुछ डाल देता हूँ। तो उसमें मैंने चर्चा की थी कि इस देश को नकली मुद्दों में उलझाया हुआ है हम सब लोगों ने। अब तो ये जो जैसे कि कास्ट सेंसस है, जैसे ये मुद्दे हैं, जैसे कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा का मुद्दा है, कैंप ये जो यूजीसी के जो नए ये नियम इन लोगों ने बनाए हैं, वो सारे मुद्दे हैं ये सब, या उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा है, भाषा के जो मुद्दे हैं, ये सारे नकली मुद्दे हैं, इनका कोई आधार नहीं है। तो जो आधारहीन जो ये विषय है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो जो सामाजिक न्याय अभी तक नहीं हो पाया बड़े बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देश में, हमारे यहाँ तो सामाजिक न्याय न्याय की वो परिस्थितियां 1947 में ही, जैसे ही हमारा संविधान बना 1952 में, तभी से हमारे यहाँ सामाजिक न्याय की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। वहाँ हमारे यहाँ आरक्षण भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर उसमें ओबीसी को भी उसके अंदर जोड़ दिया गया। तो ये सब कुछ तो हमारे यहाँ हो चुका है। अब इसीलिए जो जिन चीजों की बात की जा रही है, सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, प्रताड़ना की बात की जा रही है, ये सब नकली और सतही चीजें हैं, ये शुद्ध शरारत है। और ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि हम पूरा देश जो है इन नकली मुद्दों के अंदर जो है उलझा हुआ है। पूरा समाज इन नकली मुद्दों के अंदर उलझा हुआ है। समाज टूट रहा है इन नकली मुद्दों के कारण, और शरारती तत्व और कुछ राजनीतिक शक्तियां जो है उस समाज को तोड़ने के इन प्रयासों में सफल हो रही हैं। अब हमारी ये अपेक्षा थी मोदी जी से कि आप समाज को तोड़ने के इन प्रयासों के सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। आप इस खेल को समझेंगे और इस खेल को समझने के साथ साथ आप इस खेल का प्रत्युत्तर देने की भी आपके अंदर क्षमता होगी, और आपके मंत्री, आपके नेता, आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे लोग इसका प्रत्युत्तर देंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि ये प्रत्युत्तर जो है एक अपर कास्ट या जो सामान्य वर्ग का एमपी जो है ये प्रत्युत्तर दे। कोई भी दे सकता है इसका प्रत्युत्तर, क्योंकि प्रश्न घूम फिर के एक ही आता है कि न्याय हो रहा है कि नहीं। तो जहां न्याय अगर नहीं हो रहा है तो वहां आप जवाब दीजिए, लेकिन न्याय की जगह आप अन्याय करना अगर प्रारंभ करेंगे तो समाज के अंदर फिर विघटन की स्थिति पैदा होगी। तो जो सब कुछ इतना सुंदर चल रहा था, फिर से एक नकली मुद्दे के अंदर हम सारे लोग उलझ गए इस मूर्खता के कारण। ये पूरी तरह से मैं इसको मूर्खता मानता हूं, जो कुछ भी शिक्षा मंत्रालय ने किया है, जो कुछ भी शिक्षा मंत्री ने किया है, जो कुछ भी शिक्षा सचिव ने किया है, जो कुछ भी यूजीसी ने किया है। और यूजीसी के समय आज के जो वर्तमान जो शिक्षा सचिव हैं, यूजीसी के चेयरमैन भी हैं। तो इन सारे लोगों ने मिलकर जो कुछ किया है और जो ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं, ये जो मूर्खतापूर्ण जो कार्य हुए हैं, ये अनायास ही हम लोग इसके अंदर उलझ गए हैं। इससे किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला, इसके सिवाय कि भाव हिंदू समाज जो है वो फिर से अनायास ही बढ़ जाए, फिर से ये सारे मुद्दे खड़े हो जाएं, सवर्ण बनाम अवर्ण, और ये सारी चीजें जो है आगे खड़ी हो जाएं। यथार्थ ये है, जमीनी यथार्थ ये है कि अभी ओबीसी तो ओबीसी हो या एसटी एससी हो, वो अन्याय की परिस्थितियां अब नहीं हो रही हैं। कुछ इक्का दुक्का कुछ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ वहां होते हैं, उनके आधार पे
सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देना शुरू कर दे, उसके आधार पे हमारे कानून बनने लगे, ये तो भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो जो कानून, जो न्याय व्यवस्था जो हमारी पूरी तरह से टूटी-फूटी पड़ी है, वो बड़ा मुद्दा है। न्याय हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ जो एक एवरेज अपीलेट प्रोसेस जो है वो 25 से 30-40 साल तक चला जा रहा है। उसके इतना खर्चीला है कि न्याय ही नहीं होने वाला है कहीं किसी जगह पे भी। ये सारे मुद्दे जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए थी, जिसके लिए समाधान ढूँढने की आवश्यकता थी, मोदी जी को, इस सारी सरकार को मिल-जुल के समाधान ढूँढने की आवश्यकता थी। ये मुद्दे गौड़ हो जा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। ये लड़ाई जो है, हो सकता है हम जीत भी सकते हैं, कहीं-कहीं उसके अंदर समस्या नहीं है। लेकिन मुझे ये बेईमानी लड़ाई थी जो अचानक इन लोगों ने अपनी मूर्खता के कारण खड़ी कर दी। और आज ये चर्चा हो रही है कि साहब ये तो सांप छछूंदर की गति हो गई है मोदी जी की। सब बकवास है। कोई सांप छछूंदर की गति नहीं हुई है। आपको निर्णय लेना है, आपको अपना निर्णायक नेतृत्व दिखाना है। आपने इससे भी कहीं बड़े-बड़े निर्णय लिए हैं। आपने डिमोनेटाइजेशन का इतना बड़ा निर्णय लिया जिसके अंदर समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति उस निर्णय से प्रभावित हुआ। और आपका समाज ने आपका समर्थन किया और उस निर्णय का लाभ हुआ, देश को लाभ हुआ, राष्ट्र का लाभ हुआ। ये जो हो रहा है, इससे किसका लाभ होने वाला है? किसी का लाभ नहीं होने वाला। न सामान्य वर्ग के लोगों का लाभ होने वाला है, न ओबीसी का लाभ होने वाला है। बस मारपीट शुरू होनी है और एक बदमाशी शुरू होगी। जो मैंने अपने उस वीडियो में एक वीडियो में कहा भी है कि ये इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात हो रही है, इक्विटी कमिटी बनाने की बात हो रही है, ये तो मुझे बिल्कुल इमरजेंसी की याद आती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय पढ़ता था, मैंने देखा था कि क्या परिस्थितियां थी, जहां सारे ये कांग्रेसी और कम्युनिस्ट प्रोफेसर और स्टूडेंट्स जो है हम लोगों को दहशत में रखते थे। कभी भी कुछ भी बोल दो उसके ऊपर। एक बार तो क्लासरूम के अंदर एक कांग्रेसी प्रोफेसर थे, वो हमारे डीन थे हमारी फैकल्टी के। क्लासरूम के अंदर उन्होंने मुझे 70 लोगों का क्लासरूम था, एक ज्वाइंट क्लास लेते थे वो कंपनी लॉ का, उसके अंदर खुलेआम उन्होंने मुझे धमकी दी कि यहाँ क्लासरूम में बोल रहे हो, बाहर बोलोगे जेल चले जाओगे। इस तरह की धमकियां मिलती थी। और क्या बोले थे आप? कंपनी लॉ का एक मुद्दा था जिसके अंदर ये था कि कंपनी लॉ के अंदर जो है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति 20 कंपनियों से, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी 20 कंपनियों से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं हो डायरेक्टर। सकता। हाँ, ये उसके अंदर था। तो मुझे उसमें लगा कि अब मुझे अवसर मिला कि अब इसके ऊपर मैं अपनी राजनीति थोड़ी करूं और मैं थोड़ा इमरजेंसी के बारे में बोलूं। तो हमने कहा कि मान लीजिए ये नियम है, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, इसका क्या लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भाई लॉजिक अगर समझना है तो इसको आप बदल दीजिए, आप इस कानून को, अगर आपको लगता है कि इलॉजिकल है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए मैं इस कानून को बदलना चाहता हूं और मैंने एक सरकार चुनी थी, वो सरकार इस कानून को नहीं बदल रही है और मैं अब प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो सरकार जो है उसको मैं 5 साल के अंदर बदलूंगा और उस सरकार को बदल के मैं इस कानून को बदल दूंगा, जिसको मैं एक अच्छा कानून बनाऊंगा जो लॉजिकल लगे मुझे। और वो सरकार स्वयं ही अपना टर्म बढ़ा ले रही है, तब मैं क्या करूंगा? अब समझ लीजिए ये इमरजेंसी मेरा, की बात। हाँ इमरजेंसी, वही टर्म बढ़ाया था इंदिरा गांधी ने। और वो व्यक्ति समझ लीजिए कि 1 सेकंड की भी देर नहीं लगी। उनका नाम आर एन सिंह था, कुछ था, और बहुत विद्वान थे। उन्होंने एलएलएम वगैरह सब किया हुआ था, बड़े विद्वान थे वो, लॉ वकील ही थे एक तरीके से। 1 सेकंड की देर नहीं लगी और उन्होंने मुझे धमकी दिया कि यहाँ बैठ के क्लासरूम में तुम बोल रहे हो, बाहर बोलना मत, जेल चले जाओगे। ये स्थिति हुआ करती थी। जासूसी, अब हमारे यहाँ जो मेरे पिताजी की गिरफ्तारी हुई, उसमें कई लोगों का कहना था कि उसमें कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मुखबिरी टाइप का ही सब हुआ था। हर जगह जो है गिरफ्तारियां जो हो रही थी, जो लोग आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, संघ के स्वयंसेवक थे, संघ के पदाधिकारी थे। प्रचारक लोगों की गिरफ्तारियां तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाकी संघ के स्वयंसेवक और पदाधिकारियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। वो तो जासूसी ही होती थी ना, कि लोग उनको खोजते थे, पता करते थे, और इस तरीके से तो वो परिस्थिति निर्माण की जा रही है, कल्चरल रिवॉल्यूशन वाली परिस्थिति का निर्माण किया जा रहा है, इक्विटी स्क्वाड बनाया जा रहा है। ये विचित्र, और ये तो देखिए सीधे सीधे हार्वर्ड से उठा के लिया गया, ये कॉन्सेप्ट ही वहीं बिल्कुल से आया। बिल्कुल, वो इक्वालिटी वो जो लैब और पूरा ये जो सारे, वोक नैरेटिव है, जो हाँ, वोक एक्शन प्लान है, ये उसका पार्ट है।
और मुझे पूरा विश्वास है राजीव मल्होत्रा मिल चुके हैं मोदी जी से, मोदी जी चीज को इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। इसके बाद भी अगर शिक्षा मंत्रालय में इतनी भयंकर स्थिति का निर्माण हो रहा है, एनसीईआरटी के कोर्स के अंदर जेंडर फ्लूइडिटी सिखाने की बात की जा रही है, टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है इन सारी चीजों को लेके, विचित्र हालत है। इसका मतलब कोई देखने वाला नहीं है। अभी मैं आर वैद्यनाथन का एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब कम्युनिस्ट जो हैं केरल में और बाकी जगहों पे, कभी भी कोई निर्णय शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना होता है, कैंपस से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना होता है, तो एसएफआई के लोगों से पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है। यहाँ आपके संघ के लोग हैं, विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, आपने इनसे पूछा तक नहीं। और इन सारे लोगों और को विद्यार्थी जानकारी है। परिषद को ट्वीट करके असहमति जतानी पड़ रही है, बताइए। बताइए, ट्वीट नहीं करना है, विद्यार्थी परिषद को यह मान के चलना चाहिए कि वो किसी के गुलाम नहीं है। और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बता रहा हूं वहां क्या परिस्थिति थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कार्यकर्ता थे वो स्वतंत्र निर्णय लेते थे। ये सारे बड़े बड़े जो नेता हुए हैं ना आजकल, जो मंत्री हैं और मंत्री रहे भी हैं, ये सारे लोग, वहां हिम्मत नहीं होती थी कि वो कैंपस में घुस जाएं और हमारे काम में इंटरफेयर कर दें, उसके अंदर किसी प्रकार का भी किसी प्रकार से वो अपनी बात चला सकें, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। कम से कम जब तक मैं रहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और इमरजेंसी के बाद का जो एक पीरियड था 1977, मैं वहां 75 74 75 में चला, 75 में गया था, लेकिन जो उसके बाद का जो पीरियड था 77 के बाद का, उस सारे पीरियड में इन लोगों के अंदर साहस नहीं था कि कैंपस के अंदर घुस जाए, क्योंकि हम अपना निर्णय लेते थे, अपने तरीके से अपना काम करते थे। तो विद्यार्थी परिषद जो है उसके नेतृत्व को यह समझना चाहिए कि उसको अपना निर्णय लेना है, और जो कुछ भी करना है, जो भी लड़ाई लड़नी है, सड़क की लड़ाई में उसको भी शामिल होना पड़ेगा अगर आवश्यकता पड़ेगी। और ये लड़ाई जो है वो अगड़ा बना पिछड़ा की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है, शुद्ध न्याय की लड़ाई है। और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है इसको भी ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न न्याय का ही है। ये सामाजिक न्याय का प्रश्न अलग करिए, वो हो चुका है। सामाजिक न्याय बिल्कुल ही इस देश के अंदर प्रतिष्ठापित हो गया है। सामाजिक न्याय गांव गांव में देखा जा सकता है। आज वो परिस्थिति नहीं है कि बड़े बाबू साहब का बड़ा घर है और बाकी लोग जो है छोटे घरों में रह रहे हैं, वो परिस्थिति नहीं है। वो, और ये परिस्थिति तो खैर कभी भी नहीं थी कि आप जाके किसी भी जो तथाकथित ओबीसी जाति हैं उनको किसी को भी आप जाके धमका लें, प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। जो अन्याय अरे होता था, आप किसी यादव को धमका सकते हैं, गुर्जर को धमका सकते हैं, जाट को धमका सकते हैं। अरे आप किसी बनिया को नहीं धमका आ, आ, सकते, आ, 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 आप किसी मीणा को नहीं धमका सकते आप हमारे किसी राजस्थान कोयली में। को नहीं धमका सकते, कुम्हार को नहीं धमका सकते, लोहार को नहीं धमका सकते। आप किसी के अंदर ये साहस नहीं था। ये जो सारे जो सेवा के काम होते थे, किसको आप धमका लेते आप? अरे आप नाऊ को नहीं धमका सकते थे। और जहां तक पढ़ाई लिखाई का प्रश्न है, मेरे साथ तो जो लोग पढ़ते थे उनमें कई लोग थे जो आजकल ओबीसी कहे जाएंगे, लेकिन मैंने तो उनको कभी ओबीसी के रूप में कभी देखा नहीं। यादव थे, व्यापारी समुदाय के थे, तेली समुदाय के थे, सारे लोग जो है एमटेक कर रहे थे। ये सारे लोग जो है यूपीएससी करके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं एक इंजीनियरिंग हॉस्टल में रहता था, उसमें मैंने देखा ये सारे लोग उस समय कर रहे थे। उस समय तो कहीं कोई आरक्षण वगैरह कुछ हुआ नहीं था उस समय। इसके बाद भी सब लोगों के अंदर वो योग्यता थी, क्षमता थी, वो आगे बढ़ते थे। हमारे खुद के चचेरे भाई जो है उतना आगे नहीं पढ़ पाए जितना जितना आगे हमारे जो नाव हुआ करते थे हमारे गांव के, उनके बेटे बढ़े आगे और सरकारी नौकरियां उनको मिली और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे वो। तो ये सब कुछ सामाजिक न्याय और ये सब जो है अब ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, विचित्र एक स्थिति है। आप समाज को जोड़ने के लिए आप सत्ता में आए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए सत्ता में आए। किसी समय जो राजनीतिक शक्तियां हिंदू समाज को तोड़ के सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी, आज वो राजनीतिक शक्तियां सामाजिक समरसता की बात कर रही हैं। और आप जिनको सामाजिक समरसता लानी थी, जिनको समाज को जोड़ना था, हिंदू समाज को जोड़ना था, देश को बचाना था, देश को नहीं पटने देना था, देश को नहीं टूटने देना था, आप उसके ऊपर कविता लिखा करते थे कि देश नहीं बटने दूंगा। कविता, उस कविता को बड़े बड़े बॉलीवुड के गायक गाया करते थे, सुनाया करते थे हमको, उसके ऊपर जो है म्यूजिक वीडियो बनते थे। आप, आपके मंत्री, आपके नौकरशाह
सामाजिक समाज को जोड़ने का ये मुद्दा भूल के समाज को तोड़ने के ये सारे नियम आप बना रहे हैं, और आपको ये खेल समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़े दुख की बात है। आज मायावती और अखिलेश यादव सामान्य वर्ग के सबसे बड़े खैरख्वाह बने जा रहे हैं। अब देखिए स्थिति कितनी विचित्र हो गई है, और आप किंग कर्तव्य मूढ़, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आपके नेता बेमतलब में आके दुबे जी और ये हैं और वो हैं, ये सारे लोग अनायास जो धर्मेंद्र उल्टे प्रधान कल सीधे क्या कह रहे थे, तर्क सुना था कर रहे आपने? हैं। हम्म, पार्लियामेंट पे भी कभी कभी आपसे मैंने कभी कभी कमेंट किया था मैंने इनके ऊपर, जो दुबे जी हैं हमारे उनकी जो जिस तरह का वो उनकी शैली होती है और जिस तरह की बातें वो करते हैं, तो मैंने आपसे कई बार पहले कहा है कि लगता है कि ढपोर शंखाई कुछ ज्यादा हो रही है। अब समस्या यह है कि सामने जो बैठे हुए हैं ये सब उससे भी बड़े ढपोर शंखा मूर्ख हैं सब, तो उसमें ये लोग निकल जा रहे हैं, ये लोग भी कहे जा रहे हैं कि बहुत बड़े विचारक हो जाते हैं ये लोग। लेकिन स्थिति यह है कि ये लोग वही हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया में आप सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उसके कारण आजकल इन लोगों को कोई शीशा दिखाने वाला मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत इन लोगों की समझ में आता होगा कि ये लोग कहाँ, इनकी औकात क्या है, इनकी परिस्थिति क्या है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक जो मैंने आपसे बात करते समय कहा था कि और इस समस्या का समाधान अगर किसी को करना है तो एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो मोदी जी हैं। मैं बता रहा हूं, समाज को जोड़ने का, समाज को एक रखने का, हिंदू समाज को एक रखने के लिए ही मोदी जी को साहब चुन के। बात तो करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और यदि आप पूरा देखें कि आज से नहीं, अगर हम पिछले 1 वर्ष की ही घटनाएं ले लें, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश इत्यादि में कैसे ये चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी को लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आप देखें कि वहाँ पर कितना इन्होंने सवर्णों के विरुद्ध में कितना विषाक्त वातावरण बनाया, कितने वहाँ पे देवी देवताओं को गालियाँ दी गईं, मनुस्मृति को जलाया गया, अन्य धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया गया, और मध्य प्रदेश में एक भी एक्शन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जहाँ भी ये कार्य हुआ, वहाँ एफआईआर हुई और लोग अंदर गए। तो ये कौन तो चला रहा है, मध्य प्रदेश सरकार, और कौन तो चला रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरी बात, वो जो चंद्रशेखर रावण है, उसको योगी जी की भी पुलिस को ये है कि साहब कि इसको मत छेड़ना। आप जानते हैं योगी जी की क्या प्रकृति है, तो योगी जी की प्रकृति को देखते हुए ये तो सीधे-सीधे ये देखा जा सकता है कि भाई ये कहीं ऊपर से, ऊपरी नेतृत्व से योगी जी के ऊपर तो कौन है? 2 ही लोग हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से ये कहा गया कि साहब कि इसको मत छेड़ना, ये इसको भस्मासुर बना के और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी घुमा रही है। उसको पता नहीं क्या लगता है कि इससे जो है वो बड़ा समरसता बनेगी। इधर ये आरएसएस जो है वो अपना शताब्दी मना रही है, और उस शताब्दी में जो पंच परिवर्तन कर रहे हैं, वो उस पंच परिवर्तन में समरसता की बात कही जा रही है। तो ये समरसता कैसे, क्या चंद्रशेखर रावण के माध्यम से अब समरसता लाई जाएगी? आइडिया क्या है? नहीं, लग तो यही रहा है कि इनको, देखिए इन लोगों को लग रहा है, सब ये जो मास्टर स्ट्रोक सब लोग खेलते रहते हैं अपना, खास तौर से जो केंद्र में बैठा नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि केंद्र में बैठे नेतृत्व ने इनको अकेला छोड़ दिया था। ये जो कुछ करना चाहते थे गुजरात के अंदर वो ये कर सकते थे, और यही संघ की परिपाटी होती थी कि अगर नेतृत्व, कहीं किसी संगठन का कोई नेतृत्व कर रहा है तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से संगठन चलाएगा, हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन परिस्थिति यहाँ ये हो गई है कि इन लोगों ने जिस तरीके से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये सब चल रहा है, जिसके अंदर ये केंद्रीय नेतृत्व का लगातार हस्तक्षेप हर चीज में जो हो रहा है, ये बड़ा अजीब है। और भूल जा रहे हैं अब मोदी जी की, अगर ऐसे हस्तक्षेप वाजपेयी जी कर रहे होते, या बीजेपी का जो उस समय का शीर्ष नेतृत्व कर रहा होता, तो वो जो आज जिस स्थिति में, उस स्थिति में नहीं होते। जिस स्थिति में समझते हैं कि वो देश की बहुत सेवा कर रहे हैं, उस स्थिति में नहीं होते। तो ये बड़ा एक अजीब सा हो रहा है कि आप कंट्रोल करने के लिए, और देखिए वहीं हिमंता विश्व शर्मा के लोग कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या किसके दिमाग में क्या चल रहा है
कि ये लोग योगी को बांधने के लिए अपने नौकरशाहों के जरिए और अपने सारे जो खेल खेल रहे हैं वहाँ, बाकी के भी जो वहाँ बीजेपी के नेता हैं उनको लेके न जाने क्यों ये बांधना चाहते हैं योगी को। ये भूल जाते हैं कि वो बांध नहीं पाएंगे। अब देखिए, एक विचित्र एक चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि ये सारा खेल इस हद तक लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, और ये बात मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं से इसकी भनक लगनी चाहिए कि इस हद तक लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि योगी जी को नीचा दिखाने के लिए सारे खेल खेले जा रहे हैं। जब इस प्रकार की चर्चा होने लगे, ऐसे नरेटिव, आप देखिए, ऐसा ये नहीं है कि वो इसी तरह की चर्चा जब हुई थी उत्तर प्रदेश में 2024 में, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका अंजाम भुगतना पड़ा था। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार का अगर संशय लोगों के मन के अंदर आप पैदा कर रहे हैं, और आप उसके बारे में जिस तरह के आपको स्पष्टीकरण देने चाहिए, आप अपने एक मुख्यमंत्री को खुला नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो ये कर रहे हैं मोहन यादव, मुझे तो लगता है कि वहां उनको कोई ब्रीफ दे दिया गया है कि हमें डीएमके का मॉडल फॉलो करना है। ये आजकल इसकी चर्चा भी अब अचानक होने लगी है कि डीएमके का मॉडल फॉलो किया जा रहा है। अरे, डीएमके का मॉडल फॉलो करोगे तो भारत के हृदय प्रदेश में, भारत के उत्तर भारत के अंदर साफ हो जाओगे। वो परिस्थिति नहीं होने वाली है जो तुम समझ रहे हो कि डीएमके का वो मॉडल है, हाँ तुम रेप्लिकेट कर दोगे। कांशीराम वो मॉडल नहीं। पेरियार को भारत रत्न देने वाले हैं अगली बार ये लोग। लग रहा है ऐसा। कांशीराम वो मॉडल नहीं कर सके, मायावती वो मॉडल नहीं ले आ सकी। पूरा भरसक प्रयास करने के बावजूद सारे वो नारे लगा के, तिलक तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, सारे नारे लगाए लोगों ने, लेकिन घूम फिर के हुआ कि नहीं साहब, हम तो सर्व समाज की बात अब कर रहे हैं। तब इनकी समझ में आया कि तब उनकी समझ में आया कि ये डीएमके का मॉडल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लग सकता, नहीं जारी हो सकता। तो ये सारा जो तमिलनाडु का मॉडल आप अगर यहाँ ला रहे हैं, मान लीजिए आपके मन के अंदर ऐसी कोई बात भी है तो उसको निकाल दीजिए, सफाया हो जाएगा आपका। और हिंदी हार्टलैंड में आप गए तो कहीं के नहीं रहेंगे, और यहां तक नौबत आ सकती है कि 2 सीट पे आप आ जाएं। और ये नौबत अगर आ गई तो देश के लिए कितना घातक होगा। तो अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, अगर आपको ये चिंता है कि इस राष्ट्र को बचाना है, जिस प्रकार की शक्तियां इस राष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं, उससे इन राष्ट्र को बचाना है, तो जागिए। ये सब मूर्खताएं मत करिए, खुल के बोलिए। और आपने देखा है उसका परिणाम, जब आपने खुल के बोलना शुरू किया, कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, समाज तो देख रहा है ना कि क्या खतरे मंडरा रहे हैं। आप उन खतरों को देख के आप नहीं देखना चाहते, उनको उनसे आंख बंद कर देना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खतरे टल जाएंगे। आप उन कुछ दिन आपको नजर आता है, इसके बाद आप आंख मूंद लेते हैं। खतरे टले नहीं है, वो सारे के सारे हैं, समाज उनको देख रहा है। लेकिन वही समाज अगर टूट गया तो वो उन खतरों को छोड़ के अपने आप को देखना शुरू कर देगा। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे इस समय? उनको इस्लाम का खतरा नजर आ रहा होगा। उनके अपने बाल बच्चे जो अनायास, उनकी कोई गलती नहीं, उनकी कोई भूल नहीं, उनकी बस एक ही भूल है कि वो कुछ एक तथाकथित सवर्ण परिवारों में उनका जन्म हो गया। कोई बहुत धनी भी सारे के सारे होंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है मुझे दिखती, उसमें बहुत गरीब अच्छा, लोगों मैं को मैंने एक, देखा है। एक, एक, एक राजनीतिक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। हाँ, बिना सवर्णों के ये जीत जाएंगे क्या? ये जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे, मैं चूंकि थोड़ा मैं सन शुद्ध एसेंस, राजनीतिक प्रश्न, क्योंकि अगर वोटों की कैलकुलेशन है तो वोटों की कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार हिंदू पट गए तो इनके जीतने का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता। ये शून्य पे आ जाएंगे। ये समझ नहीं रहे हैं, हिंदू एकता के आधार पे ही खड़े हैं। अगर ये समझ रहे हैं कि ये जो रेवड़ियां बांट के अगर ये सत्ता में आए हैं, 2014 में रेवड़ी तो नहीं बांटी थी इन्होंने, लोगों ने इन्हें पूर्ण बहुमत दे के जिताया था। 2019 में तो रेवड़ी नहीं बांटी थी इन्होंने। 2019 में तो रेवड़ियों का टोकरा लेके विपक्ष बैठा हुआ था। 80-80 हजार रुपए सालाना देने का वादा बहत्तर किया गया हजार था। 72,000। 72,000 रुपए, 72,000, थोड़ा बहुत, लेकिन 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया था। गरीब लोगों ने, इस देश के गरीब लोगों ने उसके पीछे नहीं दौड़े, पैसे के पीछे नहीं दौड़े। रेवड़ियों के आधार पे आपको चुन के नहीं लोग लाए थे। आपको चुने जाने का कारण कुछ दूसरा था। आपके चुने जाने का कारण यह था कि लोगों ने अपने जो संभावित खतरे थे इस देश के ऊपर और समाज के ऊपर, उन खतरों को लोग देख रहे थे, जमीन पे देख रहे थे।
और जब से आपने रेवड़ियों का बाजार गर्म किया है तब से रेवड़ियां ही बांट रहे हैं आप। और लोग अभी भी, मैं बोल रहा हूं आपसे, रेवड़ियों के कारण इनको वोट नहीं दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में दोबारा ये जीत के आए हैं हारने के बाद लोकसभा का चुनाव, तो इसका कारण रेवड़ियां नहीं है, क्योंकि वो रेवड़ियां महाराष्ट्र का अपोजिशन भी प्रॉमिस कर रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने इन्हें जिताया क्योंकि उनको खतरे नजर आए। वो देख रहे थे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोगों को जमीन पे खतरे नजर आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कैसे मुसलमान एकजुट होकर वोट दे रहे हैं। ये सब देखने के बाद लोग सन्नद्ध और सतर्क हो गए, सजग हो गए। अचानक ने उसी समाज को फिर तोड़ दिया इन मूर्खताओं के कारण, आपके मंत्रियों के, आपके नौकरशाहों की मूर्खता के कारण, अपनी स्वयं की मूर्खता के कारण। तो अब स्थिति ऐसी है कि आप चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं, इस चीजों को तुरंत सुधार कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे, मैं कभी जातिवादी नहीं रहा संजय जी, कभी जातिवादी नहीं रहा। वैसे इस सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे जो हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ में चुने गए थे। उनको ये लगता था कि मैं जातिवादी हूं क्योंकि मैं उनको आईटी हॉस्टल में अपने साथ घुमाने के लिए नहीं ले गया। मैंने उनको आईटी स्टूडेंट्स के साथ कहा था कि घुमा के ले आओ, क्योंकि मैं आईटी का स्टूडेंट नहीं था, फिर भी आईटी हॉस्टल में रहता था। उसको उन्होंने समझा कि शायद मैं उनके साथ नहीं घूमना चाहता हूं। तो आईटी वाले आईटी के स्टूडेंट लेके जाएंगे तो उसका अलग इंपैक्ट पड़ेगा। एक कॉमर्स का स्टूडेंट अगर घुमाने लेके आपको जाएगा तो क्यों आईटी वाले स्टूडेंट्स चिंता करेंगे उसकी। इसलिए मैंने करके भेजा था, तो उनको बड़ी लगा था कि शायद मैं जातिवादी हूँ। बिल्कुल ही जातिवादी नहीं हूँ, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। कभी मेरे माता पिता ने, और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते भी, ये जातिवाद का संस्कार मेरे अंदर कभी आया ही नहीं। इसीलिए अगर मैं, लेकिन फिर भी मेरे नाम के आगे सिंह लगा हुआ है तो लोग कहेंगे कि राजपूत हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं। तो अगर मैं ये बात कहूं, अगर मैं ये कहूं कि सामाजिक समरसता की बात करूं तो लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर जाटो समुदाय को मायावती कहती हैं कि सामाजिक समरसता करनी है, ब्राह्मणों के साथ मेलजोल के साथ चलना है, तो सुनते हैं। तो वैसे ही मोदी जी ही उस परिस्थिति में हैं जबकि ये अपील कर सकते हैं देश को, समाज को जोड़ने का। और ये जो अनायास का झगड़ा, जो एक नकली मुद्दा फिर से खड़ा हो गया है, इस नकली मुद्दे का अंत कर सकते हैं। और कम से कम ये प्रयास कर सकते हैं कि नकली मुद्दों के झंझावात से निकले। चाहे वो भाषा की समस्या, उस पर बोलना नहीं बोलना है मूर्खता है। आप जब बोलेंगे, आप गुजरात से हैं फिर भी आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो जब आप बोलेंगे तो उसका असर पड़ेगा। आप स्वयं ओबीसी कम्युनिटी के हैं तो जब आप बोलेंगे तो उसका असर पड़ेगा। इसीलिए सब मिलजुल के आपको वोट देते हैं, क्योंकि आपकी बात ओबीसी भी सुनेगा, आपकी बात सामान्य वर्ग के लोग भी सुनेंगे, आपकी बात एसटी एससी के लोग भी सुनेंगे। मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि जातिवादी है, लेकिन आपके बोलने पर ये कोई ठप्पा नहीं लगेगा। आप अगर सही नियत से जो कुछ भी कहेंगे ये समाज स्वीकार करेगा। तो ये कोई सांप छछूंदर की गति आपकी नहीं है, मेरी है सांप छछूंदर की गति, लेकिन आपकी नहीं है। आप बोलेंगे तो लोग स्वीकार करेंगे। आपने जब बोला था तो लोगों ने स्वीकार किया था आपको। बहुत बड़ी सैक्रिफाइस आपका वो भी पेश था। व्यापारी जो थे, जो 2 नंबर के धंधे में लगे थे, गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी, 2 नंबर की जो पूरी इकोनॉमी जो चल रही थी, ये जो पैरेलल इकोनॉमी जो उस 2 नंबर के धंधे की वजह से चलती थी, उस इकोनॉमी को आपने ध्वस्त कर दिया। और फिर भी उन्हीं मारवाड़ियों ने, उन्हीं गुजरातियों ने आपको वोट दिया, आपको समर्थन दिया, क्योंकि उनको लगा कि आपकी नीयत सही थी। उनको लगा कि आप सही काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। तो देश के लिए अगर आप ये अपील करते हैं लोगों से कि ये सब नकली मुद्दों से हमें उठना पड़ेगा और ये सब नाटक नहीं चलेगा, कहीं भी अन्याय नहीं होने दूंगा, न एसटी के साथ अन्याय होने दूंगा, न एससी के साथ अन्याय होने दूंगा, न ओबीसी के साथ अन्याय होने दूंगा, न सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होने दूंगा। जहां भी अन्याय होगा उसको मैं रोकूंगा। कोई अन्यायपूर्ण कानून नहीं बनने दूंगा, और कोई अन्यायपूर्ण कानून है जिसका कोई ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, वो दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। चाहे वो लैंगिक कानून हो, चाहे वो एसटी एसटी एक्ट हो, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। इस रिजॉल्व के साथ अगर आप जनता के साथ एक बातचीत का रास्ता ढूंढते हैं, आप उससे बात करते हैं, कहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो जनता आपको स्वीकार करेगी। एक न्यायपूर्ण नेता, सबकी अपेक्षा ये होती है, हर नेता से, हर बड़े नेता से सबकी अपेक्षा ये होती है कि आदमी न्यायपूर्ण होगा, संवेदनशील होगा, हमारी बात सुनेगा, देश की जो सही परिस्थिति है, देश की जो परिस्थिति है, समाज की जो परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेगा और इसकी नीयत साफ होगी। देश आज एक नेता से ये अपेक्षा रखता है और ये काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। आज की परिस्थिति में कोई और नेता नहीं है जो ये काम कर सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बार ये करके दिखाया, वो अभी भी कर सकते हैं, एक निर्णायक नेतृत्व दे सकते हैं।
जो इस समय वो कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं, एक ही चीज को घूम घूम के एक ही चीज बार बार दोहरा रहे हैं और एक ही ढर्रे पे जो चल रहे हैं, एक ही लीक पे चल रहे हैं, इससे निकलना पड़ेगा उनको। और खुल के संवाद करें भारत के इस देश से, हर समाज के लोगों से संवाद करें, लोग जुड़ेंगे तो ये सांप से सुंदर की गति नहीं है उनकी। वो चाहे तो एक झटके में निर्णय हो जाएगा, वो चाहे तो एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे कैंपस में जो झगड़ों की शुरुआत की जा रही है वो रुक जाएंगे। हमारे विश्वविद्यालयों के परिसर, हमारे जो संकाय हैं, हमारे जो छात्रावास हैं, उन छात्रावासों में फिर से एक सामाजिक समरसता दिखेगी, क्योंकि नकली मुद्दा है। कोई कारण नहीं है किसी भी ओबीसी विद्यार्थी को कोई शिकायत करने का, कोई कारण नहीं है एसटी एसटी को भी कोई शिकायत करने का। ये केवल शरारती तत्व ही शिकायत कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं भीम आर्मी और ये सब जो गंदे खेल खेल रहे हैं, जो झूठे मुकदमे चलाना शुरू करते हैं, जिससे कि, और आपने देखा वो आरजेडी की जो प्रवक्ता है वो बोल रही है कि बिल्कुल हमें ये मुकदमा करना चाहिए। ये सारे जो गंदे खेल हैं, हमें झूठे केसों में फंसाना चाहिए, ये बोल रहे हैं। फंसाना चाहिए। और ये सब कुछ अगर अन्याय की बात हो रही है, आप अगर न्याय के साथ खड़े होंगे मोदी जी, तो कहीं कोई आपकी सांप से सुंदर की गति नहीं है। लोग आपको स्वीकार करेंगे, हर समाज के लोग आपको स्वीकार करेंगे। सही बात करिए, न्याय करिए। आपको न्याय करने के लिए बिठाया गया है वहां, देश के साथ न्याय करने के लिए बिठाया गया है, राष्ट्र को बचाने के लिए बिठाया गया है, समाज को बचाने के लिए बिठाया गया है। और समाज को तोड़ने वाली कोई भी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है तो उसका प्रत्युत्तर आपको ही देना है, क्योंकि आप उस परिस्थिति में हैं। आप 2-4 लोग सड़क पे निकल आए, कहीं कुछ मुकदमेबाजी हो जाए, मान लीजिए हजारों 2000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग भी सड़क पे उतर जाए, वो भी समस्या का समाधान नहीं करने वाला है। लेकिन आपकी कुछ बातें, आपका संवाद उस समस्या का समाधान कर सकता है। और खुल के बोलिए, आपको किस बात का डर है? 75 वर्ष के हो गए हैं, आज नहीं तो कल आपको राजनीति से रिटायर होना ही है। आपको डर क्या है? खुल के बोलिए, अपने हृदय की बात करिए सही माने में। आपको अब प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगर नीयत सही है, आपके विचार सही हैं, अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, तो आप करिए, खुल के बात करिए। आपके पास वो सारे, अभी भी आपके पास सारे वो हथियार हैं जिससे आप इस समाज को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का जो वैमनस्य आपके नौकरशाहों ने और मूर्ख मंत्रियों ने जो वैमनस्य की स्थिति पैदा की है, उस स्थिति को सुधार सकते हैं। ये काम आपको मध्य प्रदेश में करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा, करिए। मध्य प्रदेश की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। वहाँ के जो श्री चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने तो भगवान राम के विरुद्ध ही एफिडेविट दे दिया। उन्होंने तो डीएमके के बिल्कुल सांसद को वकील बना लिया। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस, भाई मिनिस्टर्स की भी को भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस पे जज किया जाएगा ना, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है वो, खाली ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी किया जाएगा। इसी का उदाहरण आप इधर ले लीजिए। ये जो इन्होंने रेगुलेशंस बनाए हैं, वो रेगुलेशंस की बनाने की उनको पावर ही नहीं है। और इंदिरा जयसिंह ने उनको प्रेशराइज किया, इंदिरा जयसिंह को राजी करने के लिए जैसा उसने कहा वैसा बना दिया। ये कौन चला रहा है? वही वाली बात हो गई ना जो कश्मीर फाइल्स में जो डायलॉग था कि भाई सिस्टम तो हमारा सरकार उनकी होगी, सिस्टम तो हमारा है। ये जो दूसरी बात कही जाती है कि भाई बीजेपी इज मियरली इन ऑफिस एंड नॉट इन पावर। जी नहीं, यही दिखाई पड़ रहा है ना। क्या ये धर्मेंद्र प्रधान पावर में है? आपके ही प्रदेश के हैं वो गजेंद्र शेखावत, क्या वो पावर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो कुछ भी हो रहा है, सारी मिनिस्ट्रीज में जो की मिनिस्ट्रीज हैं, इनको आपने इग्नोर किया हुआ है। एजुकेशन और कल्चर को तो इन्होंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं ना, लिया ही नहीं इन्होंने। भाई ब्लेम किया जाता है, ये कहा जाता है कि आपने जो है नेहरू जी ने वो आरंभ के 15 साल तक मुसलमानों को एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के सारे अपॉइंटमेंट आरएसएस के कहने से हो रहे हैं ना। किसी ने कुछ किया क्या आज तक ऐसा महत्वपूर्ण काम जिसे आप किसी आरएसएस अपॉइंटी ने जिसको आप रेखांकित कर सके? नहीं, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए ना उसके लिए, और वो एक विशाल विजन होना चाहिए, दमखम होना चाहिए। ये मैंने देखा है, ये कमजोरी है इन लोगों की कुछ, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग से अधिकतर लोग आते हैं, थोड़ा सा एहसास कमतरी सबके अंदर रहता है। लेकिन अब तो देखिए, आप
कम से कम उससे तो बाहर निकलिए। हम सब लोग भी निम्न मध्यम वर्ग से ही, अब मध्यम वर्ग से आए हैं। हम लोगों के अंदर भी तो ऐसा, हम छोटे शहरों से आए हैं, हम लोगों के अंदर भी तो इस तरह की एहसास कमतरी हो सकती थी। एक बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर में आके बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो उससे उबर गए ना। हम लोग भी तो हिंदी भाषी, वो घर में भोजपुरी में बात करते थे, कक्षा में हिंदी में बात करते थे, लेकिन उससे हम उबर गए ना। हमने अपने आप को विकसित कर लिया ना। तो संघ के अगर आप स्वयं सेवक हैं तो कम से कम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को विकसित करिए। जो व्यक्ति निर्माण का कार्य है उसमें अपने आप को तो निर्मित करिए और अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाइए। इन सबके अंदर इतनी आत्मविश्वास की कमी है। और ये सुनते हैं बेकार के लोगों की, इनके पास तो लोग किताबें मोटी मोटी लिख के ले गए, आप किताबें लिख के ले जा रहे हैं, राजीव मल्होत्रा किताबें लिख के ले जा रहे हैं, इन किताबों को ही पढ़ लेते, ये तो क्षमता इनके अंदर है ना। वहीं से इनको सारे निर्देश मिल जाते। वो तो छोड़िए, सोशल मीडिया पे यंग लोग खोज खोज के क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, वो सारा ज्ञान दे रहे हैं, आप उसी ज्ञान को ले लेते। और नरेंद्र मोदी की कॉम्पिटेंस उसको तो काउंटर करने के लिए इनके पास इनका आईटी सेल है ना, जिसकी जितनी पिटाई पिछले मेरे ख्याल से 10 दिन में हुई है, और सब जिसको बोलते हैं ना अपनी तरफ की तिड़ी तापड़ी सब भूल गए वो। बिल्कुल वो नहीं। they have been demolished completely। यस, और वो ये दिखाता है जो मैंने आपसे प्रोग्राम शुरू होने के पहले कहा था, पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस यस, एंड लीगल इनकॉम्पिटेंस। यस, आप ये यानी लीगल इनकॉम्पिटेंस का कह रहा हूँ भैया, लीगल सेल सबके पास है, सबके यहाँ जो है लॉ ऑफिसर्स बैठते हैं। किसी ने ये एग्जामिन नहीं किया कि ये रेगुलेशंस जारी करने के लिए यूजीसी एक्ट आपको अधिकृत करता भी है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, तो ठीक है। पहली ये चीज तो होती है जब आप लेजिस्लेशन बनाते हैं या रूल्स बनाते हैं या रेगुलेशन बनाते हैं, तो ये देखा जाता है कि भैया ये जैसे रेगुलेशंस है तो रेगुलेशन मेकिंग पावर कहाँ से आ रही है, उसमें क्या क्या दिया गया है। अब सेक्शन 26 है यूजीसी एक्ट का जिसमें रेगुलेशन मेकिंग पावर है, उसमें आप इक्विटी रेगुलेशंस बना ही नहीं सकते, और उन्होंने बना दिया, लिख दिया कि साहब ये जी और जे में हम बनाते हैं। और ये जी और जे में जब बना रहे थे तो किसी लॉ ऑफिसर ने नहीं टोका, किसी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाई पड़ा कि भाई जी और जे में है क्या। बिल्कुल, जो फीस और डोनेशन से संबंधित क्लॉज है उसके अंदर आप ये कानून आपने बना रहे इक्विटी हैं, ये नियम रेगुलेशंस बना बना दिए। दिए। हाँ, जो फैसिलिटीज नहीं, से संबंधित क्लॉज है जी और जे जो है, जिसमें जे जो है वो फीस और डोनेशन से संबंधित, और जी जो है वो फैसिलिटीज से संबंधित है, फैसिलिटीज कॉमन टू यूनिवर्सिटीज उससे संबंधित है। उसमें आपने इक्विटी रेगुलेशंस बना दिए और पूरी सरकार में किसी को होश नहीं आया। अरे होश रहता तो ये रेगुलेशन आने ही नहीं चाहिए थे। होश किसको है? वो ले आते हैं नौकरशाह, नौकरशाह को अब एक और भी बात जो चल रही है सोशल मीडिया पे कि इनके दिमाग में ये था कि ये इक्विटी रेगुलेशंस अगर आ जाएंगे ऐसे, तो इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। होश DI, हाँ हाँ। तो उसमें कोई फितूर चला होगा मोदी जी के दिमाग में कि अरे इंटरनेशनल रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, मेरे अचीवमेंट्स की लिस्ट में ये भी एक जुड़ जाएगा, चलो। और किसी नौकरशाह ने इनके दिमाग में एक कीड़ा डाला होगा, इन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो करना है करो, हमारी अरे भाई, इंटरनेशनल रैंकिंग सेक्रेटरी टू बढ़ने द वाली है। गवर्नमेंट स्वयं यूजीसी के चेयरमैन है आज की डेट में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस की बात है, पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस की बात है, कम से कम एक काम सब लोग कर सकते हैं। हमारे मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि अगर आप स्वयं नहीं कॉम्पिटेंट हैं तो आप कॉम्पिटेंट लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं। यहाँ तो उनसे आप तो दूर रहते हैं ये कॉम्पिटेंट लोग, उनसे दूर रहते हैं। ये उनसे भागे भागे रहते हैं, उनकी सुनते नहीं। ये लोग सुना सुना कांग्रेस के में और थक। इनमें ये अंतर है, कांग्रेस वाले हाँ, जो उनके साइड के जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको पकड़ के लाते हैं भाई, वो पकड़ के रखते जो हैं। भी हो। हमें हाँ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो हाँ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उनमें जो हाँ, लोग थे वो लेफ्ट के तो जाने माने लोग ही थे ना। बिल्कुल। वो एजेंडा जानते थे, उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट थी। आज तक उनकी रणनीति पे काम कर रही है कांग्रेस, उसी रणनीति पे समाज को तोड़ने का ये खेल हो गया। तो वो तो कॉम्पिटेंट थे, तभी तो ये सफल हो रहे हैं अपने हर खेल के अंदर। वो इंदिरा जयसिंह कॉम्पिटेंट थी तभी तो सफल हो रही है। आपके पास तो एक कॉम्पिटेंट वकील भी नहीं है आपका जो इंडिपेंडेंटली काम करे। आपने एक बनाया हुआ है, कौन सा सेल बोलते हैं ये लोग,
लॉयर्स का एक सेल है इनका, संघ का भी एक लॉयर्स का सेल है ना, विधि प्रकोष्ठ क्या है? परिषद, अधिवक्ता परिषद। अधिवक्ता परिषद है। उसके अंदर एक ऐसा योग्य वकील नहीं है जो खड़ा हो सके इंदिरा जयसिंह के अपोजिट। तो आप योग्य लोगों को साथ लेके चलते नहीं हैं। और ज्ञान की स्थिति यह है, आपको याद होगा 2015 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था, तो अचानक जब मोदी जी को लगा, और वो हमेशा उनकी एक प्रवृत्ति है कि जब बीच चुनाव में उनको लगता है कि मामला गड़बड़ हो रहा है, हारने जा रहे हैं, तो अचानक हिंदुत्व का मुद्दा उनका लेके कहीं से कुछ, कहीं औरंगजेब की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ करेंगे। तो उस समय उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि साहब नीतीश कुमार जो है वो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा अचकचा गया कि चक्कर क्या है, मुसलमानों को तो ओबीसी कैटेगरी में ऑलरेडी आरक्षण है, इनको पता नहीं है क्या? और मैं अभी भी कह रहा हूं आपको संजय जी, इनको पता नहीं था कि मुसलमानों का ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण है। वो तो बहुत पहले से है, आज से हाँ, जब से वीपी सिंह जब ओबीसी का आरक्षण हुआ तब से है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है वो। और इनको पता नहीं था। ये अपने भाषणों में, अगर आप 2015 के इनके भाषण सुने तब आपकी समझ में आएगा आप कि 2015 क्या छोड़िए, स्थिति है। 2024 के भाषणों में मोदी जी स्वयं बोले हैं हाँ। कितनी बार। नहीं, अब बोलने लगे हैं, लेकिन उस समय तो ये कह रहे थे कि साहब मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों का आरक्षण ऑलरेडी था। तो आप नीतीश कुमार को कह रहे थे कि मुसलमान परस्त हैं, लेकिन मुसलमान परस्ती तो ऑलरेडी आपके प्रदेश में था। वो आपके गुजरात में वो आरक्षण चल रहा था स्वयं वीपी सिंह के मोदी समय जी से। ने कहा है कि मैंने 70 मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण दिया, 70 मुसलमान जातियों को। यह बाद में कहा है, उस समय नहीं कहा था। ये जब इनकी समझ में आया कि गड़बड़ हुआ है मामला, तो इन्होंने अपना उसमें निकाला होगा, ब्यूरोक्रेट से कहा होगा भाई निकाल के लाओ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने भी दिया आरक्षण। और खुल के बोलते हैं ये हमारे देवेंद्र फडणवीस, ये भी कभी कभी, इन्होंने कई बार विधानसभा के अंदर कहा है कि हमने तो मुसलमानों के लिए इतना सब कुछ किया है। जब चुनाव चल रहा था बीएमसी का, तो सर्कुलेट हो रहा था वो भी वीडियो, विपक्ष जो है उसको सर्कुलेट कर रहा है कि देखिए ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये क्या कह रहे थे विधानसभा के अंदर। तो ये जो दोहरा चरित्र इन लेकिन लोगों ने, कम से कम कुछ चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं। देवेंद्र फडणवीस उनमें से एक है, दूसरे योगी जी हैं और तीसरे हिमंत बिश्व शर्मा हैं। उसके अतिरिक्त मैं अधिक आगे नहीं देख सकता। नहीं, ये तीन लोग जो है अगर कॉम्पिटेंट हैं तो इनको फ्री छोड़ना पड़ेगा। और जिनको फ्री तो इन्होंने कैसे फ्री, छोड़े? वो योगी जी को ही नहीं फ्री छोड़ रहे हैं, आप बताइए। बस एक ही को नहीं फ्री छोड़ रहे हैं संजय जी, योगी जी के ऊपर ही हर तरह से शिकंजा कस के रखा जा रहा है। अब वो क्या, उसका कारण क्या है, वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। ये क्यों कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर? एक बार खुला हाथ मिल जाए अगर योगी जी को, तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी चेंज हो जाएगी। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरशाही के खेल चल रहे हैं। हर बात में योगी जी को एसआईटी बनाना पड़ता है, तब जाके छांगुर बाबा को पकड़ा जाता है। नहीं तो जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो छांगुर बाबा को के लिए रेड कारपेट बिछाया करता है। ये परिस्थिति है। तो ये सारा जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा विचित्र है, और इसके लिए मैं, ये होना नहीं चाहिए था। ये संघ की परिपाटी नहीं है। संघ की परिपाटी ये है कि एक बार आपने किसी को नेतृत्व दे दिया तो उसको खुला खेलने के लिए छोड़ देते हैं आप। जैसे कि मोदी जी को खुला खेलने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने जो चाहा वो उनको दिया गया, जो अध्यक्ष चाहा उन्होंने वो दिया गया उनको, कहा ठीक है जो करना है आप करिए, हम उसके अंदर नहीं कुछ बोलने वाले हैं, आपको अपना करना। ये नियम है, ये परिपाटी है। मैं बता रहा हूं, मैं छात्र संघ का जब चुनाव में लड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, तो मुझसे आगे पूछा गया कि आपके साथ और कौन लड़ेगा, बताइए, आप उनको लेकर लड़िए, जो करना है तो करिए। साहब ये अब ये परिपाटी अब थोड़ी रही जो अब 50 साल पहले होती थी। नहीं रही। हर जगह ये इंटरवीन कर रहे हैं, वहां भी जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है वो भी। और योगी जी बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। वो सब कुछ समझते हैं, देखते हैं। इंसेफेलाइटिस वाले केस में जिस तरीके से उसको मैनेज किया इन्होंने, कोविड के दौरान जिस तरीके से मैनेज किया, उनकी अपनी व्यक्तिगत जो कॉम्पिटेंस है उसमें साबित होगी, सिद्ध हो गई। जो लॉ एंड ऑर्डर को जहां जिस जगह पे उसको ठीक करना था, जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया, और वो भी देखिए लॉ एंड ऑर्डर के प्रयास इन्होंने लोकल एसपी उसके बल पे नहीं ज्यादा इन्होंने स्टैब्लिश किया है, सिट बना के इन्होंने माफिया को खत्म किया है। तो इस तरीके से वो जानते हैं, सब कुछ को जानते हैं, रास्ता जानते हैं। लेकिन उनके ऊपर आपने इतना बोझ डाल रखा है, उनको बांध के रखा हुआ है अनायास, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों। लेकिन सबको ये पता होना चाहिए कि कोई योग्य व्यक्ति है, कोई टैलेंटेड आदमी है, तो उसको बहुत दिनों तक आप दबा के नहीं रख सकते। वो आदमी उभर के आएगा ही, आप कितना भी कुछ कर लें। लेकिन इस समय जो परिस्थिति है, जो ये जो इन्होंने ये जो रेगुलेशन जो आए हैं यूजीसी के,
वही रेगुलेशन नहीं, एनसीईआरटी के अंदर जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये जो डीईआई पे जो चर्चा हो रही है, जो क्रिटिकल रेस थ्योरी पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं आईआईटी में, इन सबको रोकने के लिए अगर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय अगर नहीं कमर कस के खड़ा होता है तो बड़ी शिक्षा विचित्र मंत्रालय में तो जो कॉम्पिटेंस की आप जैसे कहते हैं ना, जो एक जो बेसिक कॉम्पिटेंस होती है वही नहीं है। तो प्रधानमंत्री है ना, लॉक स्टॉक एंड बैरल उठा के बाहर फेंक दे सबको। और इनको एक क्या बार तो पता है, संवाद करें। इनको पता है क्या? इनको पता है कि कल्चरल मार्क्सिज्म क्या होता है? इनको पता है क्या कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है? इनको पता है क्या क्रिटिकल रेस थ्योरी क्या होती है? इनको पता है क्या कि ये आपके कैलिफोर्निया का लॉ क्या था? कैलिफोर्निया में क्या लॉ बनाया गया था, जिसको मैं तो कहता हूँ कि जो अमेरिकन हिंदूज थे उन्होंने बड़ी अच्छी फाइट की और उन्होंने वो लॉ नहीं आने दिया कैलिफोर्निया में। और ये जो आपने पूरा मूवमेंट चलाया गया था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। हिंदुत्व हिंदुत्व, उसको पूरा जो ये रटगर्स वाली ये जो ऑड्रे टूस्के इसने चलाया था। हाँ, आप जरा धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए, उनको पता है क्या कि धर्मेंद्र ऑड्रे प्रधान को टूस्के पता कौन हो या है? ना पता हो, मोदी जी को तो पता होना चाहिए। उनको तो किसी समय गजवाए हिंद भी पता ही था। आज उसकी बात वो ना करें, लेकिन उनको पता तो था ही। जब ये बड़े अच्छे स्टूडेंट तो कम से कम ये थे ही, जब ये दिल्ली में बैठे हुए थे, संगठन का कार्य कर रहे थे, तो इनको हर चीज पता थी, उनको सारे खेल पता थे इस्लामिस्ट के, सब कुछ पता था इनको। तो ये भी पता होगा, क्योंकि अध्ययन ये तो काम करते रहते हैं। गूगल सर्च वाला काम तो इनका निरंतर चलता रहता है, उसी से तो इनका ज्ञानवर्धन होता है। तो ये सब तो पता ही होगा। और ये सारे लोग मिल चुके हैं, बोल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं। राजीव मल्होत्रा से मिल चुके हैं, आप लोगों की किताबें पढ़ी होंगी इन्होंने, सबसे ये सब विचार विमर्श कर चुके हैं। संघ के मोहन भागवत विचार विमर्श कर चुके हैं। तो इन सारे लोगों को पता नहीं है? सबको पता है। इसके बाद भी नौकरशाही की गुलामी अगर चल रही है तो ये तो विचित्र स्थिति है। लेकिन आज भी इससे ऊपर सकते हैं। ये सांप से सुंदर की गति नहीं है। संजय जी, मैं आपसे इस बात पे विचार विमर्श करना चाहता था कि ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अरे अब तो ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, ये बकवास नैरेटिव है। एक नकली मुद्दे के ऊपर आप जब खुल के जनता से बात करेंगे तो ये सब सांप से सुंदर की स्थिति नहीं है। लोग स्वीकार करेंगे कि आप न्याय की बात कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं। और जब आप सही बात करने लगेंगे, खुल के बात करने लगेंगे, जनता से सीधा संवाद करने लगेंगे, तो लोग आपके सुनेंगे। लोगों ने आपकी पहले सुनी है। आपको एक निर्णायक नेतृत्व देने के लिए चुना गया है। आज आप वो निर्णय लें कि ये सब बकवास नहीं चलेगा। मैं इसके ऊपर इसको रोकता हूं। सारे मंत्रालयों में सारे निर्देश जाएं, सारी ब्यूरोक्रेसी को निर्देश जाए कि ये बकवासबाजी नहीं चलेगी। आंख बूथ के जो हम लोग बैठे हुए हैं, तुम लोगों को नहीं देख रहे हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं अब। तो ये सब कुछ करें तो सब कुछ बदल जाएगा। कहीं कोई समाज का जो अभी एक दुर्भावना जो क्रिएट हुई है, इसके कारण इन इन रेगुलेशंस के कारण वो दुर्भावना खत्म हो जाएगी। तो ये ये ऐसा नहीं है कि इस समस्या का हल नहीं है। एक झटके में मोदी जी को एक संवाद करना है, समस्या का हल निकल आएगा। और सारे ही अयोग्य लोग हैं, जो सारे शरारती तत्व हैं, अयोग्य नहीं कहूंगा मैं इनको, जो शिक्षा मंत्रालय में और संस्कृति मंत्रालय में जो बैठे हुए हैं, अयोग्य नहीं है। ये शातिर लोग हैं, और शातिर लोग हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनको एक झटके में उखाड़ के फेंक सकते हैं ये। बस यही है कि अपना जो सामनेलेंस है, अपना जो एक हमेशा लीक के लकीर के फकीर जो बने हुए हैं, उस परिस्थिति से निकलना पड़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा। और अब किस बात के लिए खुल के नहीं बोल सकते आप? समाज को आप जोड़ सकते हैं, मैं नहीं जोड़ सकता। संजय जी, आप हम लोगों को जगा सकते हैं, लेकिन जोड़ नहीं सकते। समाज को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जैसे ही नेता जैसा ही नेता कर सकता है। यह आज की परिस्थिति है। इसीलिए सारे समाज ने नरेंद्र मोदी को चुन के भेजा कि आप सबको जोड़ के चलेंगे, और जो देश के ऊपर जो आशंकाएं, जो खतरे आ रहे हैं, उनसे निपटेंगे, असली समस्याओं से लड़ेंगे। अर्बन डेवलपमेंट की समस्या है सर, संजय जी, उससे लड़ेंगे। जो न्याय नहीं हो पा रहा है, न्यायपालिका के अंदर जो सब कुछ ठप पड़ा है, उससे आपको लड़ना है। आपको इस्लामिज्म से लड़ना है। आपको ये सारी जो भारत तोड़क शक्तियां हैं, उनसे लड़ना है। वो असली समस्या है, देश को पीछे खींचने वाली समस्या है। देश के अंदर जो आर्थिक आधार पर जो कुछ करना है, तो लोगों को जगाना है कि योग्य बनो, अपनी चीजें विकसित करो, कुछ करो, आत्मनिर्भर ऐसे बन सकते हैं। इस तरह से आप आत्मनिर्भर नहीं बन सके कि स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से हमें आत्मनिर्भर नहीं बनना है। स्वयं अपना कुछ न कुछ निर्माण करना है, कुछ बड़ा करना है। ये प्रेरणा आप दे सकते हैं। और एक बार इस देश की जनता को ये प्रेरणा देने वाला एक नेतृत्व मिल गया, तो लोग एक साथ मिलजुल के चल पड़ेंगे आगे। सब लोग एक साथ हो जाएंगे।
ये ना मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा है, इस प्रकार का संवाद नहीं वो स्थापित कर रहे हैं एक बार ये फिर कर से। रहे हैं ना, हाँ, ये चाहते हैं कि योगी जी को बीजेपी से बाहर किया जाए, यही सब अब यही सब करने में जिससे लगे रहेंगे। वो अपनी एक अलग से पार्टी बना के आगे चले। हाँ। योगी जी ये सब नहीं करने वाले हैं। योगी जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपसे कि भ्रष्टाचार की समस्या है संजय जी, जो प्रशासनिक निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की समस्या है, ये सारे बड़े बहुत अधिक मुद्दे हैं, है, असली बहुत मुद्दे अधिक हैं। है साहब, बहुत हाँ, अधिक है। बीजेपी इस समय ठीक है, लोग बीजेपी को दूसरी कांग्रेस ही मानते हैं, बस ये मानते हैं कि हाँ, जहाँ तक राष्ट्र का मुद्दा है, तो राष्ट्र के मुद्दे पर ये प्रतिबद्ध है, केवल इसी मामले में बीजेपी बेटर है, बाकी ना करप्शन पे बेटर है और एडमिनिस्ट्रेशन में तो भगवान मालिक है। राष्ट्र के मुद्दे पे कहाँ बेटर हैं आप? आज जो राष्ट्र को तोड़ने का एक प्रयास कर दिया गया आपके नौकरशाही द्वारा, ये क्या है? अगर मार-काट मचती है विश्वविद्यालय परिसरों में, तो ये राष्ट्र जो है उससे प्रभावित नहीं होगा। तमिलनाडु के अंदर जो होता है उससे राष्ट्र प्रभावित नहीं हो रहा है। बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी कर रहे हैं उससे राष्ट्र प्रभावित नहीं हो रहा है। वहां जो एक निर्णय लेना चाहिए था, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप। आप हमेशा न जाने कौन सी राजनीति आपके अंदर चल रही है, कौन सी रणनीति आपके दिमाग में चल रही है। प्रश्न अगर मान लीजिए बंगाल बचाना है, ममता को हम वहां अगर मान लीजिए आर्टिकल 356 लगाना है तो लगाना है। राष्ट्र के वो लिए नहीं वो लगेगा, निर्णय ले रहे हैं आप। वो नहीं लगेगा, वो नहीं हाँ, तो लगेगा, मैं वही कह रहा हूँ भूल कि जाइए। आपके अंदर आपका दिमागी फितूर है कि आप फेडरलिज्म का फितूर आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो अगर एक राष्ट्र का नेतृत्व अगर और फितूरों से चलने लगेगा। ममता ममता उस फेडरलिज्म से, फितूर से हाँ, कोसों दूर है, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ करती। नहीं, बताइए, उन सबों ने आपकी देख लिया है। आपकी ईडी वालों को जाके और उनको रेड से उनको रोक के और वहां से चीजें बताइए, उठा लाई, और आप जो है वो जिसको बोलते हैं कि बस फा फा फू फू करते रह गए। और सारी नौकरशाही उसके अंगूठे के तले है वहां पे। और यहाँ आपकी नौकरशाही आपके शिक्षा मंत्रालय के अंदर खेल खेल दिया जा रहा है। और आपके शिक्षा मंत्री की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खेल खेला खेला जा रहा है। उनको बताया होगा, उनको ब्रीफ मिल गया है साहब पीएमओ से कि बहुत रैंकिंग बढ़नी है विश्वविद्यालयों की, तो उस ब्रीफ के अनुसार वो काम कर रहे हैं। बाकी सब उन्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह हर मंत्रालय में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है संजय जी। तो अब आप 1 मई को राष्ट्र के भारत लिए, बंद होने जा रहा है, 1 फरवरी को भारत बंद होने जा रहा है। अब देखिए, अब उसमें भारत बंद की स्थितियां आप लोगों का अगर ये चला और ये अगर केसेस वगैरह अगर उसमें स्टे आ गया तो शायद कुछ स्थितियों में सुधार आए। देखते हैं क्या होता है। अब तो इसको प्ले आउट होना है। लेकिन मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी के नेतृत्व को और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई समझ रहा है कि सांप से सुंदर की स्थिति आपके लिए है, वो नहीं है। एक बार आप संवाद स्थापित करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सारी जो बदमाशियां हुई हैं उनके रास्ते निकल आएंगे। आप नहीं वो संवाद स्थापित कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। आप सब कुछ अगर अदालतों पे छोड़ देंगे कि अदालतें फैसला करेंगी, तो अदालतें उल्टे सीधे फैसले भी करेंगी। आपको अपने निर्णय लेने हैं। निर्णायक नेतृत्व के लिए आपको चुना गया था। आपको इसलिए नहीं चुना गया था कि सारे फैसले अदालतों के ऊपर छोड़ दिए जाए। आपको देश को बचाने के लिए, देश और समाज को टूटने से बचाने के लिए चुना गया था। सामाजिक समरसता प्रतिष्ठापित करने के लिए चुना गया था। और आप जब उसको टूटते हुए देख रहे हैं और आप चुप लगा के बैठ जा रहे हैं और अदालतों के ऊपर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपके अंदर ही वो क्षमता है कि आप सब कुछ ठीक कर सकें और एक झटके में ठीक हो जाएगा। एक देश के नाम संदेश देना है संजय जी। एक बार जो उस बार उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में किया था, वैसे ही आके एक संदेश देना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो वैमनस्य हुआ है कुछ दिनों में, जो बढ़ा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाज फिर से एक होगा। हिंदू समाज के टूटने की जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो टूटन कम होगी। और जो खेल खेल रहे हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये मैसेज, ये संदेश जो है सबके पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा खेल खेला गया है, जी। बहुत गलत काम हुआ है ये। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों ठीक को है, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेश जी को भी नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत, श्री वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।